morning, everyone. Today we are going to start our chapter number 10th, Parties and the Party System in India. All of you know that syllabus has changed. बहुत सारा जो सिलेबस है हमारा चेंज हो गया है. ये हमारी सेकंड बुक का चैप्टर है. सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, अगर माना जाए तो सेकंड बुक का तो ये फोर्थ चैप्टर बना, क्योंकि पहले 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी तक. अब वैसे ये हमारा 10th चैप्टर है. देखो, इस बार जो इस चैप्टर का जो नाम है वो भी न्यूली इंट्रोड्यूस है, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. पहले ये नाम इस चैप्टर का नहीं था. हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर हमारी प्रीवियस जो सिलेबस है उसके कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं. जैसे हमारा जो आपके पास बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो उसका सेकेंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. एक तो ये चैप्टर हमने इस चैप्टर के लिए करना है. ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 27 से लेके 32 तक, ठीक है, 35 से लेके 36 तक, पेज नंबर 38, 40, 42 एंड 43 आपकी एनसीईआरटी बुक का है जो आपको इस चैप्टर के लिए करना है, क्योंकि बाकी इसका मटेरियल हमें कहीं नहीं मिलता. ठीक है, ये हमें 2 चैप्टर में से मिलेगा, एक चैप्टर नंबर 2 से, एक चैप्टर नंबर 5 से. चैप्टर नंबर 5 है चैलेंज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ही हमारा इस चैप्टर के लिए जाएगा. हमने दोनों ये चैप्टर इसके लिए पढ़ने हैं. ये पेज नंबर 83 से लेके 99 तक, मीन्स की जो चैप्टर नंबर 5 है वो फुल चैप्टर इसके लिए हमें पढ़ना होगा. हम इन दोनों चैप्टर्स की बात इस वीडियो में करेंगे कि मतलब क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ठीक है, ये बुक है जो हम 1947 के बाद की जो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं इसमें. सो लेट्स स्टार्ट द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और द पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. नाउ स्टार्ट द चैप्टर पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिए, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि वहां से ही हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे. ठीक है जी. सबसे पहले एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें बताया गया है कि कैसे आफ्टर 1947 व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, उसके बाद जैसे हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि हमारे जो 3 चैलेंजेस थे. फर्स्ट चैलेंज हमारा नेशनल यूनिटी का था, सेकंड हमारा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड थर्ड वाज द डेवलपमेंट का जो हमारा प्रॉब्लम है वी हैव सॉल्व्ड इन द योर सेकेंड चैप्टर प्लान्ड डेवलपमेंट. अब हमारा जो थर्ड चैलेंज है वो है टू बिल्ड द डेमोक्रेसी. देखो, किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री किसी एक कॉलोनियल रूल से आज़ाद होती है तो उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको फेस करनी होती हैं. ठीक है, जैसे हमने उस टाइम पे पार्टीशन को फेस किया, लोगों की सेटलमेंट रिफ्यूजी प्रॉब्लम को, जैसे हमने बताया कि कैसे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेशन किया. ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया. तो उसी टाइम पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो डेमोक्रेसी को बिल्ड करने की है कि नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे. ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि जो प्रॉस्पेरियस कंट्री है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, वहीं पे डेमोक्रेसी है. कई बार क्या होता है कि अगर कोई कंट्री किसी कॉलोनियल रूल से या किसी इंपीरियल रूल से फ्रीडम ले रही है, ठीक है, आज़ाद हो रही है, तो वो क्या करते हैं किसी वन पार्टी का रूल स्टार्ट कर देते हैं, या एक लीडर का रूल स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बना देते हैं. बट वी चूज़ द डिफरेंट पाथ. हमने सोचा कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे और लोगों को राइट टू वोट देंगे, जहाँ पे वो जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे. ये बहुत बोल्ड और रिस्की लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया की कंडीशन इस तरफ से नहीं थी कि हम लोगों को रूल को एक एक्सेप्ट कर सकें. ठीक है, वोटिंग राइट दें, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है. ठीक है, कहाँ कैसे हमें जो मतलब इलेक्शन है वो कैसे कंडक्ट कराएंगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि एक स्टेट की इलेक्शन नहीं थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की का जा कहिए आप यूनियन की इलेक्शन नहीं थी, पूरी कंट्री की इलेक्शन होनी थी उस टाइम पे डेमोक्रेसी के बेसिस पे और वोटिंग बेसिस पे. ठीक है, उस टाइम पे हमारी होती है फर्स्ट जनरल इलेक्शन
फर्स्ट देखो, जनरल इलेक्शन का मतलब क्या होता है, दैट हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। कोई भी इलेक्शन जो जो 5 ईयर के बाद होती है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। हमारी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1952 से लेके 1956 तक थी, ठीक है, 5 ईयर के लिए जो सरकार बनी थी। देखो, वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 47 एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1950, और 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 नवंबर 1949 को हम प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को, यहाँ जिस दिन हम रिपब्लिक हुए थे। तो उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो हमारी जिम्मेवारी आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट वी सेट अप द इलेक्शन कमीशन, दैट इज कॉल्ड ईसी, एंड उस समय पे जो इलेक्शन कमिश्नर है दैट इज द सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वो पूरी कंट्री की इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है जी। इलेक्शन की अगर हम डिटेल्स की बात करें कि उस टाइम पे इलेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कंट्री में इलेक्शन होनी है, ठीक है, पूरे स्टेट्स में इलेक्शन होनी है, पूरे एमएलएस के पूरे मतलब इस टाइम पे इंडिया के कितने एमएलए होंगे उसकी इलेक्शन, और जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी इलेक्शन होनी थी। सो देयर वर 40 लाख वुमेन वर नॉट इन द रिकॉर्डेड। उस टाइम पे जो लिस्ट बनाई गई, इलेक्टोरल रोल बनाया गया, वहाँ पे 40 लाख वुमेन का नाम ही नहीं था, ठीक है जी। और 70 करोड़ हमारे जो क्या थे, एलिजिबल वोटर थे। मतलब कि देखो कि अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम नहीं देख सकते कि कैसे लोगों को एक मतलब इलेक्टोरल रोल में या एक चुनाव सूची में लेके आया जा सके, क्योंकि पता ही नहीं है किसकी एज 18 है, क्योंकि सबसे पहली बार लिस्ट बन रही है, पहली बार इलेक्शंस हो रही हैं, तो कुछ तो हौच पौच हो नहीं था। तो उसमें क्या था, 40 लाख वुमेन रिकॉर्डेड ही नहीं थी, और 70 करोड़ एलिजिबल वोटर थे। जो कुछ वुमेन्स थी उनको मतलब किसी की वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ ऐसे उठा लिया गया था। और नेक्स्ट, कितने एमएलए थे जिनकी वोटिंग हुई थी, 3200, ठीक है जी। 3200 एमएलए उस टाइम पे इलेक्ट होने थे, मतलब कि पूरी स्टेट्स के जो 3200 एमएलए को वोटिंग होनी थी, और 489 हमारे एमपी थे। और उसमें से क्या है, जो हमारे 15% वोटर थे वो क्या थे, लिटरेट थे। 50% वोटर ही हमारे पढ़े लिखे थे, बाकी सारे वोटर क्या थे, अनपढ़ थे। अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, वैसे तो जो कैंपेन है वो 51 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बट इलेक्शन मतलब 6 मंथ तक कैंपेन चलती है हमारी, ठीक है, प्रचार चलता है। और जो इलेक्शन होती है वो अक्टूबर 51 से लेके 52 तक होती है। 52 तक, इसीलिए इलेक्शन को 52 से कंसीडर किया गया, 52 से लेके 56 तक 6 मंथ तक कैंपेन होती है, और 4 कैंडिडेट एवरी सीट पे खड़े होते हैं। इलेक्शन तो हमने कंडक्ट करवा दी किस कंट्री में, यहाँ पे पॉवर्टी है, इलटरेसी है, ठीक है, एम्पावरमेंट नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, दैट वाज वेरी बोल्ड एंड रिस्की एट दैट टाइम, वी हैव थिंक दैट। बट इलेक्शन जब होगी तो उस टाइम पे सोचा गया कि देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री बनी है यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है और वोटिंग करवाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थी, इस सभी डिटेल्स के बाद उसका रिजल्ट क्या था, कौन सी पार्टी आगे आएगी, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, और कौन सी पार्टी अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करेगी। डिस्कस्ड हु विल विन द इलेक्शन, कि इलेक्शन जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई थी वो किसने जीती थी। देखो, यहाँ पे होती है कांग्रेस की डोमिनेंस, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। पहली जो 3 जनरल इलेक्शन थी 5 ईयर की, ठीक है, मतलब कि 52 से लेके 56 तक, और मतलब फिर 57 में होती हैं, फिर 62 तक होती हैं, 62 से लेके फिर 67 तक। वो सारी इलेक्शंस में, तीनों जनरल इलेक्शन में किसकी डोमिनेंस होती है, कांग्रेस की। एवरीवन एक्सेप्ट दैट कि कांग्रेस विल बिकम द विनर, बिकॉज कांग्रेस को ऐसी पार्टी माना जाता था तो जो कि एक नेशनल मूवमेंट को जिसने मतलब लीड किया था, ठीक है, उसके जो बहुत सारे लीडर थे वो नेशनल मूवमेंट में इंक्लूडेड थे, जिनको माना जाता है कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जैसे 489 सीट्स होती हैं, 364 मिलती हैं कांग्रेस को, एक्सेप्ट केरला।
देखो जैसे मैंने बात की वहाँ पे उस टाइम पे जी की जो सभी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इलेक्शन हो रही हैं, तो सभी स्टेट्स में कांग्रेस आती है, ठीक है। इवन लूजर्स भी जो है वो भी रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसको मतलब थ्रू आउट कंट्री लोग जानते थे, उन्होंने पूरी कैंपेन की हुई थी, ठीक है, नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, और जो उसके करिस्मेटिक लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसको लोग जानते थे। तो प्रॉबेबली था कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी होगी जो अपनी गवर्नमेंट को बनाएगी। और वहां पे उस टाइम पे जो मोस्ट अपोजिशन पार्टी है दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी, दे गॉट द सेकेंड हाईएस्ट सीट, दे गॉट द 16 सीट्स इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। केरला में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आती, बट उसके बाद इमरजेंसी लगा के वो वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लेती है। जो हमारी सेकेंड जनरल इलेक्शन थी वहां पे कांग्रेस को 371 सीट्स मिलती है, और जो हमारी थर्ड जनरल इलेक्शन थी वहां पे कांग्रेस को 361 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 494। अगर हम बात करें कि देखो कांग्रेस sweep all the floors from the states also, from the center also, है ना। why it's happened, क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस was the only party who led the national movement। वहाँ पे जो लीडर थे they were very popular, है ना, they have campaigned across the country, पूरी कंट्री में उन्होंने क्या किया था, कैंपेन की हुई थी, तो लोग उनको जानते, तो उनका तो जीतना था ही, क्योंकि उस टाइम पे कोई मेजर अपोजिशन पार्टी नहीं थी। बट some of the like experts said that कि the Congress victory was artificially boosted, इसको आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया है ज़्यादातर, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि कांग्रेस तो मान लो कि सीट्स तो जीत लेती थी 3 आउट ऑफ 4, ठीक है, 4 में से 3 जो सीट्स थी वो कांग्रेस को जाती थी, बट दे डिड नॉट गेट द हाफ ऑफ द वोट्स, जितनी वोट्स डलनी थी, मतलब सीट्स के अकॉर्डिंग उनको वोट्स नहीं मिलती थी, है ना। दे ओनली ऑब्टेन 45% ऑफ द वोट्स, 75% सीट जीत के ओनली वो 45% ऑफ द वोट्स जीतते थे, क्योंकि उनकी जो नॉन कांग्रेस वोट्स थी वो डिवाइड हो जाती थी वेरियस पार्टीज में, ठीक है। वहां पे उस टाइम पे भारतीय जनसंघ हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गया, आपकी बहुत सारी पार्टीज आपकी बुक में दी गई है, बट उन पार्टीज को आपने नहीं करना है, उनमें डिवाइड हो जाती है। अगर वो इकट्ठे हो जाते तो वो क्या कर सकते थे, कांग्रेस से ज़्यादा उनकी वोट परसेंट होती थी, सीट्स तो इनको मिलती थी, बट कांग्रेस की जो वोट परसेंटिंग है वो बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू द अदर पार्टीज। जैसे कि सेकंड जो वोटिंग में मतलब लीड पार्टी मानी जाती है दैट इज द सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिलते हैं, बट सिर्फ 3% ही सीट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहाँ 45% वोटर्स की वोट मिल रही है और 75% सीट्स मिल रही है, इनको 3% सीट्स हैं और 10% वोट्स हैं। तो जैसे हमने बात की थी आपकी +1 क्लास में, वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FTP का जो हमारे सिस्टम है कि हु विल गेट द मोर वोट्स ही विल डिक्लेयर अ विनर, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी उसको क्या होगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिखाई थी कि कोई 100 वोटर्स हैं, वो 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक को 40 मिल रहे हैं, एक को 20 मिल रही हैं, एक को 20 मिल रहे हैं और एक को 20, जीतेगा कौन, 40 है, जिसको 40 वोट्स मिले हैं। बट अगर हम बात करें इन तीनों को हम प्लस कर दें तो ये 60 बन जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कि 60 तो इसको चाहते ही नहीं है, बट जीत कौन रहा है, 40 वाला। यही उस टाइम पे कांग्रेस में था, क्योंकि इनकी जो वोट्स है वो क्या हो गई, नॉन कांग्रेस पार्टीज को डिवाइड हो गई थी, इसीलिए कांग्रेस की डोमिनेंस उस टाइम पे रहती है। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, कांग्रेस की जो इन्फ्लुएंस था, कांग्रेस का जो इलेक्शंस में दबदबा था, वो कैसा था। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, की जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में वो कैसी थी और क्यों थी, उसके कारण क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल डिस्कस about the one party rule countries, there are चाइना, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे वन पार्टी का रूल होता है। बट
वो एक तरीके से डिफरेंट रूल है, क्योंकि वो कंट्री की गवर्नमेंट या कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने या कंट्री की जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वन पार्टी रूल है। बट इन इंडिया द सिचुएशन वाज डिफरेंट। ठीक है, द रूल ऑफ वन पार्टी इज नॉट फ्रॉम द एनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल्स रूल। जो लोगों का रूल था, जो लोगों की वोटिंग के अकॉर्डिंग ही कांग्रेस जीती थी, और उन्हीं उन्हीं की वजह से वो क्या वन पार्टी बनी थी। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे एक ही पार्टी का रूल था, क्योंकि इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था, बहुत सारी पार्टीज थी। कोई भी पार्टी जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेती है वो जीत के आ सकती है। जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे वन पार्टी होगी और वही जीत के आएगी। इंडिया में ऐसा नहीं था। सो नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी रूल्ड कंट्रीज। जो म्यांमार, जिम्बाब्वे, जो भी कंट्रीज हैं वो उनके जैसा नहीं था। नेक्स्ट, अगर हम इसके डोमिनेंस की बात करें, इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। इसके जो लीडर्स थे उनको सभी लोग जानते थे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में वो फोर्थ फ्रंट पे रहते थे। और एंड दे ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज या तो इंडिपेंडेंस के टाइम बनी थी, या इंडिपेंडेंस के बाद जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होती है तब बननी स्टार्ट हुई थी। एंड कांग्रेस वॉज वेरी ओल्ड पार्टी। ठीक है, कांग्रेस इज लाइक कह लो कि सबसे ओल्ड पार्टी थी इंडिया की। ठीक है, तो उनको ये एडवांटेज थी क्योंकि बहुत टाइम से वो स्ट्रगल में थे, लोग उनको जानते थे, इसीलिए वो डोमिनेंस में थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition, उसके डोमिनेंट होने का और कारण क्या है। देखो, सोशल की अगर हम बात करें, सामाजिक की बात करें, या आइडियोलॉजिकल मतलब एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है, और कोalition जिसको हम बोलते हैं गठजोड़, कि कैसे मतलब सोशल का मतलब है। देखो, जैसे मैंने बात की कि कांग्रेस वाज द ओल्डेस्ट पार्टी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। 1885 में एक सिविल सर्वेंट होते हैं और जो इंग्लिश होते हैं वो इसको फॉर्म करते हैं। अर्लियर इन इट्स अर्ली ईयर्स अगर हम बात करें, इट वाज अ इंग्लिश एलीट पार्टी। वो एलीट की पार्टी थी, रिच लोगों की पार्टी थी। बट जैसे ही फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होती है, चाहे वो सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सोशल आ जाता है। मतलब एक सभी जो रीजन के लोग हैं, वेदर इट्स अ फार्मर, ठीक है, रिच और पुअर, फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिच हैं, पुअर हैं, अर्बन डेवलपर्स हैं, या एग्रीकल्चर के लोग हैं, सभी लोग जो किसी भी सोशल नज़रिए से आते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, मतलब इसमें मतलब आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल कोalition। आइडियोलॉजिकल कोalition क्या है, मतलब इसमें सभी आइडियोलॉजी के लोग हैं। वेदर इट्स एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं, वो ज़्यादा गर्म ख्यालों के होते हैं, जब पेसिफिस्ट हों, जो शांति पसंद करते हों, लेफ्ट थिंकिंग वाले या राइट थिंकिंग वाले हों। ठीक है, सभी तरीके के जो लोग हैं इसमें मतलब कोएलिट होते हैं, एक तरीके से गठजोड़ होकर रहते हैं। इसीलिए मतलब क्या कहा जाता है, इट्स अ रेनबो लाइक कोalition। रेनबो लाइक कांग्रेस का एक मतलब कह लो सिंबल है कि कांग्रेस में सभी लोग हैं जिनके जो इंटरेस्ट हैं ऑफ्टन वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि एक एग्रीकल्चर वाले पर्सन की इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं बनती, लेफ्ट के आइडियोलॉजी वाले की राइट की आइडियोलॉजी से नहीं बनती। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कभी पेसिफिस्ट से के साथ अपनी विचार नहीं मिला सकते। बट वो सभी कांग्रेस में उस टाइम पे डील करते थे, सभी उस टाइम पे कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको अपने साथ मिला के रखा हुआ था। दैट्स वाई देयर इज अ नेचर ऑफ द कांग्रेस। देखो, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है तभी चल सकती है अगर आपके डिफरेंट तरीके से आपको उसको टॉलरेट कर सकते हो। देखो, देर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स इन कांग्रेस। उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप थे कांग्रेस में। ठीक है, बट दे हैव अ पावर टू टॉलरेट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शंस। ठीक है, वो उस टाइम पे कैसे जो पावर डिवाइड करनी है, किसको कितनी पावर देनी है, कौन सी सीट देनी है, अगर कोई गुस्से है तो उसको मना लिया जाता था। ठीक है, वो क्या करते थे, टॉलरेट करते थे मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेज करते थे कि जो फैक्शंस हैं, अगर फैक्शंस ग्रुप हैं अगर गुस्से हो जाएंगे तो बाहर जाके कोई नई पार्टी बनाएंगे, तो ऐसे कोई मतलब हल तो नहीं होगा। तो कांग्रेस की क्या मतलब एक तरीके से आइडियोलॉजी थी
थी या स्ट्रेटजी थी, वो इन सभी लोगों को टॉलरेट करते, उनको जितनी चीज़ की ज़रूरत थी या किसी भी तरीके का मतलब उसको मना के अपने साथ ही रखते थे। दे हैव टॉलरेट, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ये आपका डिफरेंट टॉपिक है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिशर और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट टाइम वी हैव ओनली वन पार्टी, दैट इज द कांग्रेस। बट अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम कम्युनिस्ट पार्टी को भी देखते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी को भी देखते हैं। बहुत सारी पार्टीज हैं जो इमर्ज होके आती हैं और अपोजिशन पार्टीज बन जाती हैं, बट किसी को भी ज़्यादा वोट नहीं मिलती, क्योंकि ये अपनी सभी जो पार्टीज हैं अपनी जो पावर है वो 60 और 70s में जाके दिखाएंगे, ठीक है, जब वो कांग्रेस को एक तरीके से पीछे कर देंगे और अपनी पावर को खुद आगे लेके आएंगे, ठीक है। इमरजेंस तो हो रही थी पार्टी की, बट उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि उनके जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, वो सभी से बना के रखते थे। वेदर इट्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज फ्रॉम द हमारे भारतीय जनसंघ के थे, ठीक है, वो भी उनकी कैबिनेट थे जिनकी मतलब बनती नहीं थी नेहरू के साथ, नेहरू की आइडियोलॉजी के साथ, बट उनको भी अपने कैबिनेट में उन्होंने रखा हुआ था। सोशलिस्ट लीडर हमारे हो गए जयप्रकाश नारायण, उनको भी उन्होंने मतलब बुलाया था कि आप हमारे कैबिनेट को ज्वाइन करो, उन्होंने मान लो कि इनकार कर दिया था। तो मतलब क्या था कि वो अपोजिशन बनने ही नहीं देते थे। किसी भी अपोजिट पार्टी को, जो अपोजिशन फैक्शन को, वो अपनों टॉलरेट करके उसको मैनेज कर लेते थे, अपने बीच ही रखते थे, बाहर जाके उसको पार्टी बनाने नहीं देते थे। बट उस टाइम पे होता क्या है कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टी इमर्ज हो जाती हैं, बट फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में उनकी कोई भी पावर नहीं चलेगी, उसके बाद वो अपनी पावर 60s और 70s में दिखानी स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन सिस्टम इन कांग्रेस रिस्टोरेशन सिस्टम, कि कैसे जो कांग्रेस है आगे जाके चलती है 1962 के बाद। Come to your 5th chapter, challenge to at the Congress and the restoration system। अब आप अपना चैप्टर 5 निकाल लीजिए, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस आगे बढ़ती है, ठीक है। होता क्या है कि मई 1964 में नेहरू पास्ट अवे, नेहरू की डेथ हो जाती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से 1952 से लेके, ठीक है। अब 1964 में ड्यू टू द इलनेस, एक साल से उनकी जो तबीयत थी अच्छी नहीं थी, तो उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि आफ्टर नेहरू व्हाट, कि अब क्या होगा, कौन होगा नेहरू के बाद, क्योंकि नेहरू वॉज अ पॉपुलर लीडर एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन द इंटर्म गवर्नमेंट ऑल्सो बिफोर 1947 एंड आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन की जो पहली फर्स्ट जनरल इलेक्शन होती है उसी में भी पीएम वही होते हैं, सेकेंड में भी कांग्रेस की डोमिनेंस है, वहाँ भी पीएम नेहरू होते हैं, और थर्ड की जो टर्म थी अब हमारी चल रही थी 62 से, और उसमें क्या होता है, सेकंड में आके नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव विदाउट नेहरू, कि क्वेश्चन था कि नेहरू के बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव होगी, कौन अब उसका लीडर होगा कांग्रेस का, ठीक है, जो उसको आगे तक लीड करेगा। एंड देयर वाज अ वन कंसेंसस ऑन द name of Lal Bahadur Shastri. That time K. Kamaraj was the president of the Congress who decided for the next prime minister candidate, और सभी एक ही फेवर में आके कंसेंसस देते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है उस टाइम पे। एंड शास्त्री वॉज अ पर्सन हु वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। शास्त्री जो थे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। ही वॉज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे, अभी तक उनकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी। एंड ड्यू टू द एंड जो अपने लास्ट ईयर्स थे, नेहरू मोस्टली डिपेंड ऑन द शास्त्री, ठीक है, शास्त्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और वो एक मॉरल पर्सन थे। उन्होंने अपनी रेलवे की जो मिनिस्टरशिप है वो छोड़ दी थी, क्योंकि जो एक टाइम पे रेलवे में मतलब एक कह लो हादसा एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी वो मॉरल गारंटी खुद लेते हैं और अपने एक टाइम में उसको मतलब मिनिस्टरशिप को छोड़ देते हैं, यूनियन कैबिनेट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने लास्ट ईयर्स में नेहरू उनके मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो चुन लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री को
प्राइम मिनिस्टर। एंड शास्त्री फ्रॉम 1964 से लेके 1966 तक रहते हैं। सिर्फ 2 ही साल वो अपने मतलब पद पे रहेंगे, या अपने पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। एंड देयर वर सीरियस चैलेंज द कंट्री वर फेसिंग एट दैट टाइम। बहुत सारे चैलेंज होते हैं, जैसे 1965 की जो पाकिस्तान की हमारी वॉर है वो होगी, मानसून, ड्राउट, ठीक है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी मतलब उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया फेस कर रहा है। और ही गिव द स्लोगन जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, ठीक है। जो उनका जो स्लोगन है वो देते हैं कि जवान को भी संभालना है 1960 वॉर के टाइम, और किसान की भी हमने बात करनी है, ठीक है। किसान मतलब क्या है कि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब चल रही है, ड्राउट की कंडीशन है, मॉनसून फेल्ड है, ठीक है, और फूड का क्राइसिस है उस टाइम पे। और जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ 2 साल तक ही रहेंगे। जब 1965 की जो वॉर है पाकिस्तान के साथ, वो एंड करने के लिए ताशकंद गए थे। यहाँ पे यूएसएसआर हमारा ब्रोकर था, यूएसएसआर हमारी एक तरीके से ट्रीटी करवा रहा था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस टाइम पे अयूब खान थे, ठीक है। जब वो ट्रीटी करके वापस आ रहे थे तो उनका एक प्लेन क्रैश हो जाता है 1966 में, जनवरी में। वो वहीं पे मर जाते हैं और शास्त्री की डेथ हो जाती है। नाउ अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डेथ हो जाती है 64 में, 66 में शास्त्री की डेथ हो जाती है, ठीक है। इन लाइक 2 years, 2 प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन। नाउ हु विल बी द नेक्स्ट कौन होगा कांग्रेस के लिए? नाउ वी विल डिस्कस इन द वीडियो। जैसे कि हमने बात की कि विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है। पहले 1964 में जवाहरलाल नेहरू, एंड सेकेंड वन इज 1966 शास्त्री। आफ्टर शास्त्री हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट वॉज अपॉन द कांग्रेस, ठीक है। वो कांग्रेस के ऊपर था कि किसको हमने नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर चुनना है। एंड देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन द 2 कैंडिडेट, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई वाज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ द नेहरू ऑल्सो एंड इन द शास्त्री ऑल्सो, ठीक है। और वो चीफ मिनिस्टर भी थे बॉम्बे स्टेट के अर्लियर, जो कि गुजरात भी थी, जम्मू हमारी जो अब की मुंबई है उसके वो चीफ मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी कौन थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड शी वॉज ऑल्सो अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द शास्त्रीज कैबिनेट। दोनों के बीच कॉम्पिटिशन है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस डिसाइडेड फॉर द सीक्रेट बैलेट, कि सीक्रेट बैलेट एक सीक्रेट तरीके से गुप्त वोट की जाएगी, ठीक है। जितने भी हमारे एमपीज हैं, क्योंकि सरकार तो है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने अपनी एमपीज की ही सीक्रेट बैलेट लेना है, किसी लोगों के पास नहीं जाना है कि कौन आपका प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी तो उनके पास पहले से ही है। सो देयर वाज अ सीक्रेट बैलेट, एंड सीक्रेट बैलेट में क्या होता है? इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, बाय विनिंग द 2/3 वोट ऑफ एमपीज, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं 2/3 वो किसके मतलब फेवर में वोट करते हैं? इंदिरा गांधी के। दे हैव चूज द इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बिकॉज दे थिंक दैट शी इज द इनएक्सपीरियंस्ड लेडी, ठीक है। जो अनएक्सपीरियंस्ड है लेडी है, वो ज़्यादातर हमारे ऊपर रिलाय रहेगी, हमारे सपोर्ट के ऊपर रिलाय रहेगी, क्योंकि देयर वर अ स्टॉलवर्ट लीडर इन द कांग्रेस। बहुत बड़े दिग्गज नेता थे जो चाहते थे कि ठीक है हमारी ही चले, चलो ठीक है कि कांग्रेस में जो हम नया प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं वो हमारे ऊपर ही रिलाय करेगा, और ये क्या है? एक इनएक्सपीरियंस लेडी है। उसी कंटेस्ट में क्या आता है? हमारे 4th जनरल इलेक्शन आ जाती है 1967 में, ठीक है। जैसे हमने पहले ही बात की कि 1966 में तो डेथ हो जाती है शास्त्री की, फिर आ जाती है हमारी इंदिरा गांधी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती है उसी टाइम पे क्या होता है? 4th जनरल इलेक्शन आती है। पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की डोमिनेंस है, अब 4th टाइम पे कांग्रेस फिर से इलेक्शन को कंडक्ट करेगी, बट देयर आर 2 मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस। 2 मेजर चैलेंज है। सबसे पहले दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन विदाउट नेहरू। पहले 3 जनरल इलेक्शन उन्होंने नेहरू के साथ लड़ी है, ठीक है। ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 3 times वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस।
तो पहली तो नेहरू नहीं उनके पास। नेक्स्ट देयर इज अनएक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर, शी वांट टू एस्टैब्लिश हर आइडेंटिटी बाय हर ओन, वो अपनी आइडेंटिटी खुद मतलब एक तरीके से बिल्ड करना चाहती थी, ठीक है, और वो एक तरीके से अनएक्सपीरियंस्ड है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड देयर वाज अ इकोनॉमिक क्राइसिस इन कंट्री ऑल्सो, ठीक है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है कंट्री की, क्योंकि 1965 में वॉर अब हमारे लग के हटी है, ठीक है, तो फूड शॉर्टेज है, ड्राउट की कंडीशन है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा बिल्कुल भी नहीं है, फॉरेन की करेंसी हमारे बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी हैव अ लेस एक्सपोर्ट एंड मोर इम्पोर्ट, हम ज़्यादा कंट्री से ले रहे हैं और दे हम कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, दैट इज़ वेरी लो एट दैट टाइम, ठीक है, तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है कंट्री की ज़्यादा अच्छी नहीं है जब फोर्थ जनरल इलेक्शन होनी थी। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू डीवैल्यूएट द करेंसी, जो इंदिरा गांधी क्या है डीवैल्यूएट कर देती है करेंसी को, जैसे कि पहले हम $1 के बदले हमारे 5 रुपीस देते थे, अब हम क्या करेंगे, $1 के बदले हम 7 रुपीस देंगे, मतलब हम अपनी करेंसी ज़्यादा पे करेंगे टू द यूएस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नेक्स्ट है उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि जो प्राइजेस हैं दैट वर ट्रिगर्ड आउट है ना, प्राइस राइज हो जाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ हैं उनमें इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, लोग देर वर बंद एंड हड़ताल, पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों मतलब इतने प्राइस राइज हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई इक्वालिटी नहीं है। एंड उसी बीच में जो कम्युनिस्ट स्टेट्स मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज हैं दे स्टार्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइक्वालिटी इन द पीपल, जो अनइक्वालिटी लोगों में है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, गवर्नमेंट की वजह से है, ठीक है, क्योंकि मतलब आप कह लो कि उस टाइम पे प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब जो हमारा चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, उसमें बात करेंगे कि कैसे कम्युनिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ जनरल इलेक्शन की जो हमारी रिजल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेसिज्म, देखो अब क्या हो रहा है, हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो रही है 1967 में। बहुत सारी पार्टीज दैट आर नॉन कांग्रेस पार्टी दे कम टुगेदर, एक तरीके से इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट, देखो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, बट उन्होंने एक तरीके से इकट्ठे होना है, किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंदिरा गांधी इज अनएक्सपीरियंस्ड लेडी, ठीक है, उसमें फैक्शनिज्म है, विदाउट नेहरू वो पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो दे कैन टॉपल द कांग्रेस ऑल्सो, है ना, उनको लगता है कि वो कांग्रेस को एक तरीके से पीछे करके खुद आगे आ सकते हैं। एंड बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो नॉन कांग्रेसिज्म में आ जाएंगी, ठीक है, नॉन कांग्रेस पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी, और इसमें राम मोहन जो लोहिया है वो नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी देते हैं, नॉन कांग्रेस को नाम देते हैं जो पार्टीज एक मतलब इकट्ठी होके कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाती है। नाउ वी विल सी द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, जो चोन के नतीजे थे वो क्या थे। February 1967, the result of the fourth general election is shocked for everyone. वो सभी के लिए शॉक था। कैसे? इट वॉज कंसिडर एज अ पोलिटिकल अर्थक्विक, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इलेक्शंस हो रही हैं वो विदाउट नेहरू हो रही हैं, ठीक है, और कांग्रेस पूरी मतलब नेशनल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी सभी जब इलेक्शंस होंगी तो कांग्रेस ओनली विन इन सेंटर, एंड सबसे ज्यादा लोएस्ट वोट उनको मिलती है सेंटर में, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट तो वो बना लेते हैं, लोएस्ट वोट मिलती है एज कम्पेयर टू 1952। एंड हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस हु वर द स्टॉलवर्ट, वो जो सबसे बड़ा दिग्गज नेता थे इंदिरा गांधी के, जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, हाफ ऑफ क्या होते हैं उसमें हार जाते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस ऑल्सो लॉस्ट मेजोरिटी इन द 7 स्टेट्स, मतलब 7 नहीं, वैसे तो 9 स्टेट्स में वो अपनी जो मेजोरिटी है वो उसको लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 स्टेट्स में डिफेक्शन के कारण उनकी सरकार नहीं बनती, डिफेक्शन के बारे में जो दल बदली है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, दीज आर द 9 स्टेट दैट इज विदाउट कांग्रेस फर्स्ट टाइम, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो स्टेट्स हैं इनमें कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। और पहली बार होता है कि मद्रास
ठीक है, जो अब तमिलनाडु या कर्नाटका से मिलके बना हुआ था उस टाइम पे, उसमें एक रीजनल पार्टी आती है डेट इज कॉल्ड DMK, द्रविड़ मुनेत्र कळगम। ठीक है, जो अभी भी है, करुणानिधि के जो इनके हेड थे, डेथ होगी उनकी 2-3 साल पहले, वो पहली बार आते हैं। ठीक है, DMK की सरकार बनती है मद्रास में, और स्टेट्स में कांग्रेस नहीं आती है। 9 स्टेट्स में कांग्रेस नहीं आती है। उस टाइम पे एक पॉपुलर स्लोगन था, जो पॉपुलर लोग कहते थे, इफ़ यू विल टेक द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, अगर आप दिल्ली से लेके हावड़ा तक की कोई ट्रेन लेंगे, मतलब कोलकाता तक की ट्रेन लेंगे, यू विल नॉट गेट एनी सिंगल स्टेट दैट इज रूल्ड बाय द कांग्रेस, मतलब आप ऐसी किसी स्टेट से नहीं गुजरोगे जो कि कांग्रेस के द्वारा रूल की जा सके। ठीक है, वहाँ पे क्या था, नॉन कांग्रेस रूल्ड पार्टीज थी। तो ये फर्स्ट टाइम था, कांग्रेस की जो पोजीशन थी वो अब हिल चुकी थी। अब कैसे इसको इंदिरा गांधी दोबारा से इस्टेब्लिश करेगी, वो हम बात करते हैं। द कोalition आफ्टर द 4th जनरल इलेक्शन, अगर हम बात करें कि जो 7 स्टेट्स थी जिन्होंने, जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, वहाँ पे किन्हों किन्हों ने अपना कोalition बनाया था। जैसे हमने पहली बात की कि जितनी भी मतलब कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज की, डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो पार्टीज थी, वो इकट्ठे होकर नॉन कांग्रेस उन्होंने बना दी थी, और वो कांग्रेस के खिलाफ थे। नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, दे वर कॉल्ड SBD गवर्नमेंट्स। ठीक है, SBD जो गवर्नमेंट थे। और जैसे अगर हम बात करें कि पंजाब की बात करें, पंजाब में संत सिंह ग्रुप है और मास्टर सिंह ग्रुप है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, बट फिर भी एक बन गए किसको प्रिवेंट करने के लिए, कांग्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्शन की। डिफेक्शन क्या है? डिफेक्शन इज कॉल्ड द दल बदली। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप एक पार्टी से चुन के आए हो, ठीक है, आप मान लो कि किसी संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई अकाली का जो लीडर है वो जीत गया है, बट सरकार बन गई है कांग्रेस की, और आप क्या करोगे, जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आप कांग्रेस के साथ चले जाओगे अपनी सीट को लेके। तो वो क्या था उस टाइम पे बहुत था, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। 3 स्टेट्स थी यहाँ पे, हरियाणा, MP और UP। ठीक है, और यहाँ के जो MP थे वो किसी एक पार्टी से मतलब जीतते हैं, एक पार्टी की सीट से, और जो कोई और जो पार्टी है अगर सरकार बनाती है तो उसके साथ वो चले जाते थे। ठीक है, और जैसे उस टाइम पे बहुत बड़ा फेमस स्लोगन था, हरियाणा के एक MLA थे गयालाल, उनका जो स्लोगन था, आया राम और गया राम। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए रातों रात, फिर वो यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट चले गए। बट अब जो डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है कि आप कोई भी, जिस सीट से आप खड़े हुए हो, जिस सीट से आप जीते हो, ठीक है, उसी पार्टी के साथ आप रहोगे, ना कि अगर आप, इफ़ यू वांट टू चेंज योर पार्टी देन यू हैव टू लूज योर सीट, तो आपकी जो सीट है वो लूज हो जाएगी। So now we will discuss about the Congress, द स्प्लिट इन द कांग्रेस। ठीक है, जो कांग्रेस में स्प्लिट है वो कैसे आती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कांग्रेस में स्प्लिट आएगी, जिसकी हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द नॉन कांग्रेस स्टेट्स जो रूल्ड थी बाय द नॉन कांग्रेस पार्टी, दे हैव नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाई, और यहाँ पे जा तो सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जहाँ उनके जो कोalition थे वो टूट गए थे, फिर वहाँ पे कांग्रेस आ गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कांग्रेस में स्प्लिट आता है। हाउ द कांग्रेस स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स। देखो, कांग्रेस में क्या था, एक तो इंदिरा गांधी का ग्रुप था, एक था सिंडिकेट्स। सिंडिकेट्स वर द ओल्ड लीडर ऑफ द कांग्रेस। सिंडिकेट्स को ओल्ड लीडर कहा जाता था, जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे। देखो, सिंडिकेट्स ने ही बहुत बड़ा रोल था सिंडिकेट्स का टू इंस्टॉल इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर वो बनी थी इंडिया की जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंडिकेट्स, क्योंकि सिंडिकेट्स ने ही उनको चुना था। नेक्स्ट जो बात है, सिंडिकेट्स ने उनको क्यों चुना था, इंदिरा गांधी को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि उनको लगता था ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये ज़्यादातर हमारे ऊपर रिलाई रहेगी। ठीक है, बट वो शी वॉज वेरी क्लेवर लेडी, है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। उसने सोचा कि इंस्टेड ऑफ इंटरनल कांग्रेस से अपने सपोर्टर लेने के बजाय, उन्होंने अपने जो मतलब सलाहकार हैं, ठीक है, जो उसको एडवाइस देने वाले हैं, उसने आउट ऑफ कांग्रेस लिए। वो आउट ऑफ कांग्रेस किसी से पूछ के काम करती थी। सो
इनमें जो फैक्शनलिज्म है, जो ग्रुप है, वो एक तरीके से पहले फैक्शनलिज्म तो चलता ही आ रहा है इंदिरा गांधी और कांग्रेस में, ठीक है। बट ये स्प्लिट कब हो जाते हैं, ऑफिशियली कब अनाउंस हो जाता है कि कांग्रेस जो है वो दो तरीके में मतलब डिवाइड हो गई है। देखो, प्रेसिडेंट की इलेक्शन आती है 1969 में। कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे निलजन गप्पा है, एंड ही मतलब वो एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट, दैट इज द संजीवा रेड्डी, दैट इज नीलिमा संजीवा रेड्डी। और वो विप जारी कर देते हैं। विप का मतलब होता है कि देखो कि ऑल द एमपी और एमएलए ऑफ द कांग्रेस विल गिव वोट टू द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस, है ना, दैट इज फॉर द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है प्रेसिडेंट का, संजीवा रेड्डी है, और सभी उसी को वोट देंगे। नेक्स्ट है हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है, एंड शी कॉल्ड फॉर अ कंसाइज वोट, ठीक है। वो सभी एमपी और एमएलए को कहती है कि आप कंसाइज वोट दो, जिसमें जिसको भी आप देना चाहते हो। और उसने क्या किया, आउट ऑफ कांग्रेस के डिसीजन से जाके, वैसे तो वो कांग्रेस में ही है, ठीक है, कांग्रेस के अकॉर्डिंग ही वो उसका ऑफिशियल कैंडिडेट संजीवा रेड्डी ही होना चाहिए, बट वो बाहर से किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, दैट इज द वीवी गिरी। उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना के खड़ा करती है और कहते हैं कि जो जितने भी हमारे कांग्रेस के एमपी और एमएलए हैं वो वीवी गिरी को वोट देंगे। और कंसाइज वोट में होता है कि यू आर फ्री टू गिव वोट टू एनी ऑफ द पर्सन, जो एमपी और एमएलए हैं वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। होता क्या है कि वीवी गिरी क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और नीलिमा संजीवा रेड्डी जो ऑफिशियल कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के कांग्रेस के, वो हार जाते हैं। और बाय नवंबर 1969 द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अभी तो पार्ट में डिवाइड होना ही है, क्योंकि सिंडिकेट्स है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो हार जाता है। सिंडिकेट्स हो गए, कांग्रेस ओ बन गई, ठीक है, जिसको कहते हैं ओल्ड कांग्रेस। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है दैट इज कांग्रेस आर, दैट इज कॉल्ड न्यू कांग्रेस, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के पास क्या है, एक तो वो पार्टी से अलग हो गई है, ठीक है, उनका जो सपोर्ट है, जो एमपी हैं जो ओल्ड कांग्रेस के हैं वो चले गए हैं, ठीक है। उसको एक तो अपनी गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट को सर्वाइव करके रखना है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, जितने कैंडिडेट उसके कांग्रेस होके चले गए हैं उसने वापस लेने हैं, ठीक है, किसी और पार्टी से। नेक्स्ट वो क्या है, अपनी कांग्रेस को रियल कांग्रेस प्रूव करना चाहती है, ठीक है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, है ना। तो अब देखते हैं कि ये कैसे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। Now we will see the election of 1971 and the restoration of the Congress. अगर हम बात करें कि जो हमारी 5th जनरल इलेक्शन थी, वैसे तो वो 1972 में होनी थी, ठीक है, क्योंकि अब देखो जो इंदिरा गांधी है वो मिनॉरिटी में आ गई है, एंड शी गेट द सपोर्ट फ्रॉम द सीपीआई एंड डीएमके से और सीपीआई से सपोर्ट लेके वो अपनी गवर्नमेंट को सर्वाइव कर रही है। चैलेंज ये है कि एक तो उसने अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, सेकंड अपनी पार्टी को रियल कांग्रेस प्रूव करना है, इसीलिए शी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970। लोकसभा को एक साल पहले ही, मतलब 4 साल का ही टर्म हुआ था सरकार को, मतलब एक साल पहले ही 1972 में इलेक्शंस होनी थी, 5th जनरल इलेक्शन। 70 में ही लोकसभा को डिसोल्यूशन कर देती है, मतलब कि भंग कर देती है एक तरीके से। नाउ द 5th जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन February 1971। बहुत सारी जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टीज ऑलरेडी विद द इंदिरा, and the non-Congress parties make the Grand Alliance, ठीक है, and they have a most famous slogan Indira Hatao, because they think that कि she have a ruled through the undemocratic manner। एंड द ग्रैंड अलायंस में जैसे एसएसपी होगी, पीएसपी होगी, भारतीय जनसंघ हो गया, भारतीय क्रांति पार्टी होगी, स्वतंत्र पार्टी होगी, सभी मिलके ग्रैंड अलायंस बना लेते हैं। जैसे कि 4th जनरल इलेक्शन में बनाया गया था एसबीडी पार्टीज, कोalition बनाया गया था, अब अलायंस बन गया है। एंड बट इंदिरा मेनली फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, एंड शी
का गरीबी हटाओ जब बैंक्स को उस टाइम पे नेशनलाइज करना, एंड द सीलिंग ऑफ रूरल लैंड, प्रिवी पर्स जो था, जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जो कुछ पैसे दिए जाते थे, जो कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, वो उसने ख़त्म कर दिया। एंड शी ऑल्सो गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द डिसएडवांटेज कम्युनिटी, लाइक वेदर इट्स फ्रॉम लाइक मिनॉरिटी हो, चाहे वुमेन्स हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी उसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उसने ज़्यादातर जितने भी 20 प्रोग्राम हो गया उसका डेवलपमेंट का, या जो भी मतलब सोशल वेलफेयर की स्कीम्स उसने अपनाई है, वो डिसएडवांटेज लोगों के लिए अपनाई है। एंड शी हैव अ फेमस स्लोगन, गरीबी हटाओ। वहाँ पे ग्रैंड अलायंस का है, इंदिरा हटाओ। नाउ व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, 5th जनरल इलेक्शन की जो आउटकम है वो क्या होगी। अब इसमें हम बात करेंगे कि देखो, अब इलेक्शन सिर्फ सेंटर में हो रही हैं, यूनियन गवर्नमेंट की हो रही है, स्टेट्स में इलेक्शन 72 में ही होंगी, क्योंकि अभी तक सीरियल चलता आ रहा है ना ऑर्डर की, सभी जगह पे इलेक्शन सेम होती थी, ठीक है। अगर सेंटर की इलेक्शन 4th जनरल इलेक्शन की हुई तभी स्टेट्स की हुई थी, 3rd में भी ऐसा हुआ था, 2nd में भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे अब शफलिंग हो गई है, यहाँ पे पहले अब सेंटर की इलेक्शन आ रही है, यूनियन सेंटर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, उसके बाद स्टेट्स की तो 72 में ही होंगी। आउटकम क्या है, जो कांग्रेस आर है, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, दे गॉट 375 सीट्स, मतलब फुल मेजोरिटी उनको मिल गई है। उनके साथ जो सीपीआई पार्टी थी, दे मैनेज टू गेट 23 सीट्स हैं जो सीपीआई को मिल रही है, ठीक है। अकेले कांग्रेस आर के पास या इंदिरा के पास 352 सीट्स हैं, मतलब 44% वोट्स उसके पास है, मतलब वोटर्स। अगर आप देखे जाओ तो वोट परसेंट देखो कितना कम है, ठीक है, मतलब कि 64 जो लोग हैं, या 66 जो मतलब 55 जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है उसके खिलाफ है। कांग्रेस ओ, जो कि रियल कांग्रेस मानते थे, स्टॉलवर्ट लीडर थे, या सिंडिकेट्स की पार्टी थी, दे ओनली मैनेज टू गेट 16 सीट्स, उनको सिर्फ 16 सीट मिलती है। जहाँ ग्रैंड अलायंस उन्होंने बनाया था उसको सिर्फ 40 सीट्स ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लाइक शी रिस्टोर हिज पोजीशन, लाइक शी प्रूव दैट हर कांग्रेस इज द रियल कांग्रेस, गवर्नमेंट बन गई है उसकी सेंटर में, उसने अपनी कांग्रेस को रियल कांग्रेस प्रूव कर दिया है। बहुत सारे जो सेंडिकेट्स थे वो हार गए थे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और उसी टाइम पे हमारे ऊपर एक क्राइसिस आता है इंडो पाक वॉर का, 1971 में, जो ईस्ट पाकिस्तान वो अलग होना चाहता था, हमने उनकी हेल्प की थी, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ होके बांग्लादेश को इस्टेब्लिश किया था। एंड जब हम इस वॉर में हम जीत जाते हैं, इट्स ऑल्सो एड द पॉपुलैरिटी टू द इंदिरा गांधी पर्सनैलिटी, इंदिरा गांधी की जो पर्सनैलिटी उसमें और पॉपुलैरिटी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है 1972 की जितनी भी स्टेट इलेक्शन होंगी, एंड कांग्रेस स्वीप्ट ऑल द फ्लोर्स, ठीक है, ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में फिर से कांग्रेस आ जाती है। जैसे कि 4th जनरल इलेक्शन में 7 स्टेट्स में कांग्रेस नहीं आई थी, अब यहाँ पे क्या है, फिर से कांग्रेस आ गई है। शी अगेन रीस्टोर हर पोजीशन, हर पार्टी पोजीशन ऑल्सो, हर उसकी खुद की पोजीशन भी मतलब एक तरीके से रिस्टोर हो गई है, ठीक है जी। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ योर 2nd and 5th chapter is consist of your 10th chapter, parties and the party system in India. Thank you.